हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो 1925 में दिया गया था। इसके अंदर क्या बताया था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। The Pauli's exclusion principle says that no two electron can have same quantum state। उसके बाद क्या हुआ, 1940 में ये बात एक्सटेंड कर दी हर एक फर्मियोन्स के लिए कि ये जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये सभी फर्मियोन्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। सेम क्वांटम नंबर्स, सेम क्वांटम स्टेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे। It is impossible for two electrons of a multi-electron atom to have the same values of 4 quantum numbers। दो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के अंदर तो उनकी जो क्वांटम स्टेट्स है, 4 क्वांटम स्टेट होती है हमारे पास यहाँ पे, तो वो जो 4 क्वांटम स्टेट है वो सेम वैल्यू नहीं होंगी। ये इम्पॉसिबल होगा कि चारों क्वांटम स्टेट की वैल्यू है वो सेम हो। फर्स्ट है क्वांटम नंबर हमारे पास n, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ms स्पिन क्वांटम नंबर। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने 1s2 2s2। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पे 4 क्वांटम स्टेट्स की वैल्यू निकालूंगी। तो मैंने पहले इसको कंसीडर किया है कि मैं इसके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालूंगी। क्वांटम नंबर कौन कौन से हमारे पास, n l m l ms। देखो मैंने लिया है 2s, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, l की वैल्यू कितनी होती है -1, 0 से लेके n-1, तो कितनी वैल्यू आ गई 0। ml की वैल्यू कितनी होती है -l से +l तक, कितनी वैल्यू आ गई 0। ms स्पिन क्या है इसकी, पहले मैं ये एज्यूम कर रही हूँ तो इसकी स्पिन क्या है अप स्पिन, तो कितनी होगी स्पिन हाफ। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0 और ms, अब जो स्पिन है ये डाउन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -n, -1/2। फर्मियोन्स क्या होते हैं, जिसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है उसे हम बोलते हैं फर्मियोन्स। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसको 1940 में फर्मियोन्स के लिए एक्सटेंड कर दिया था। तो फर्मियोन्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो बोसोन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बोसोन में कौन कौन से आते हैं, जिसकी स्पिन है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है। जैसे एग्जांपल है अल्फा पार्टिकल है, हीलियम एटम है, जो ग्राउंड स्टेट में होता है तब उसकी स्पिन होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई पार्टिकल कंसिडर किया हमने, 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड है। वो पार्टिकल हमें नहीं पता फर्मियोन्स है या बोसोन है, कुछ भी हो सकता है ये पार्टिकल। तो ये पार्टिकल हमने कंसिडर किया, तो इसका वेव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, पार्टिकल इन 1 बॉक्स में हमने पढ़ा था, तो उसकी जो वेव फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होता है वेव फंक्शन 1 डायमेंशन में। पर अगर उस पार्टिकल को मैंने कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जब ये पार्टिकल हमने बॉक्स में कंसीडर किया था या बॉक्स के अंदर ट्रैप था 1 डायमेंशन में ये पार्टिकल, तब उसकी जो एनर्जी थी वो लो एनर्जी थी। अब मैंने क्या किया, उस पार्टिकल को एनर्जी दे दी। अगर मैंने उस पार्टिकल को एनर्जी दे दी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने के कारण जो उसका वेव फंक्शन था वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो वेव फंक्शन इंक्रीज़ होने के बाद कुछ इस टाइप का होगा। ये तो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ा, लेकिन जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस सिस्टम के अंदर। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। अब हम एक पार्टिकल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। हम ये शो करेंगे कि उनका जो क्वांटम स्टेट है
वो सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब मैंने क्या किया है, कंसीडर कर लिया कोई सिस्टम जिसके अंदर दो आइडेंटिकल पार्टिकल रखे हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब क्या है, उनकी एनर्जी सेम है, उनका वॉल्यूम सेम है। मतलब क्या है आइडेंटिकल, वो पार्टिकल हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते या हम उनको ये नहीं बता सकते ये पार्टिकल कौन सा है, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिकल पार्टिकल। और जब वो दो पार्टिकल हमने कंसीडर किए हैं, देखो ये दो पार्टिकल कंसीडर किए, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी। और जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है इस केस में हम इग्नोर करके चलेंगे। दो पार्टिकल कंसीडर किए हैं, उनके बीच आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसको हमने इग्नोर किया है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, एच कैप, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, p²/2m प्लस v। अब यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आती है, -iota(h/2π)del। इसका स्क्वायर चाहिए हमें मोमेंटम का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो p² हमारे पास क्या आया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, h²/4π²del²। अब जो ये मोमेंटम ऑपरेटर आया हमारे पास, इसकी वैल्यू में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो इक्वेशन थी मैंने उसमें पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू -h²del²/8π। यहाँ पे 4 था, इसमें पुट करेंगे तो 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 8πm² प्लस में पोटेंशियल एनर्जी v। अब हम यहाँ पे ये तो सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए है, लेकिन हम एज्यूम क्या करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दो पार्टिकल के लिए क्या होगा, H1 प्लस H2। तो कंबाइन जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा दो सिस्टम के लिए वो क्या होगा, माइनस, ये वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, यहाँ से दो पार्टिकल के लिए एक्सटेंड कर दो, -h²del1 लिख दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के लिए, 8π, सॉरी यहाँ पे m का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पाई का स्क्वायर है, h²/8π²m del1 क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, प्लस v। फंक्शन है x डायरेक्शन में हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, हमें नहीं पता वो फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन के रूप में लिख सकती हूँ इसको। फिर यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, सेकंड पार्टिकल के लिए मैंने हैमिल्टोनियन लिख दिया। अब दो पार्टिकल के लिए हमने पीछे एज्यूम किया है दो पार्टिकल है वो एक सिस्टम के अंदर हैं, तो उनका जो वेव फंक्शन होगा वो अलग अलग वेव फंक्शन ही होगा, उसको हम सिंगल वेव फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। द वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर द इंडिविजुअल पार्टिकल। जो वेव फंक्शन होगा पूरे सिस्टम का उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। दो अलग अलग जो पार्टिकल हैं उनका वेव फंक्शन ले लूँ, उनका प्रोडक्ट कर दूँ, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, अब कंबाइन का वेव फंक्शन मतलब पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होगा, ψ1 और सेकंड पार्टिकल के लिए, 1 पार्टिकल और 2 पार्टिकल के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ। वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट सिस्टम, वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेव फंक्शन ऑफ सेकंड पार्टिकल। अब जो साई है वो क्या है, यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास स्पेक्चुअल पार्ट मतलब क्या है, मोमेंटम का पार्ट होगा या स्पेस कोऑर्डिनेट का पार्ट होगा और स्पिन कोऑर्डिनेट होगा इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं टोटल वेव फंक्शन। अब मैं एज्यूम कर लेती हूँ हमने दो पार्टिकल कंसीडर किए थे, तो उनमें से एक पार्टिकल है वो मैंने एज्यूम कर लिया कि क्वांटम स्टेट है ए में, और जो दूसरा पार्टिकल है वो है क्वांटम स्टेट बी के अंदर। तो मैं उनका वेव फंक्शन, कंबाइन वेव फंक्शन क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट पार्टिकल है वो, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ए स्टेट क्वांटम स्टेट के अंदर है और जो सेकंड पार्टिकल है वो क्वांटम स्टेट बी के अंदर है। अब मैं इनका अपोजिट मान लेती हूँ कि जो पार्टिकल 1 है वो तो है क्वांटम स्टेट बी के अंदर और जो पार्टिकल 2 है वो है क्वांटम स्टेट ए के अंदर। तो टोटल वेव फंक्शन कितना होगा, बी ए
स्टेट कितनी है 1 और 2, और इसको कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखूंगी मैं, साई ऑफ ए, जो ए सेकंड पार्टिकल है वो ए स्टेट में है, क्वांटम स्टेट ए में, और जो फर्स्ट पार्टिकल है वो है क्वांटम स्टेट बी में। अब हमने तो ये एज्यूम किया है कि जो पार्टिकल है वो आइडेंटिकल है और डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि आइडेंटिकल क्या होता है, कि हम उसको पता ही नहीं लगा सकते कि वो पार्टिकल एग्जैक्टली कौन सा है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस पूरे वेव फंक्शन को मैं लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिख दूंगी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है तो मैं उनका वेव फंक्शन अलग अलग कैसे निकालूंगी। तो लीनियर कम्बिनेशन करके मैं उनका वेव फंक्शन पता लगा सकती हूँ कि इनका वेव फंक्शन क्या होगा। तो मैंने क्या किया, वेव फंक्शन पूरे सिस्टम का साई ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। मैंने इसको और इसको कंबाइन कर दिया, उनका लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया प्लस माइनस करके, ठीक है। ये अब अगर बोसॉन्स होगा वो पार्टिकल तो उनके बीच में प्लस साइन आएगा, मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक, ये जो पोर्शन है वो सिमेट्रिक होगा। अगर फर्मियंस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब एंटी सिमेट्रिक होगा। अब आइडेंटिकल पार्टिकल है तो मैं क्या करूँगी, जो बोसॉन है उनकी स्टेट को मैं सेम स्टेट मान लूँगी। बोसॉन है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल है वो सेम स्टेट में मान लिया मैंने। सेम स्टेट का मतलब क्या है, वो पार्टिकल है वो ए स्टेट में भी हो सकता है, वो पार्टिकल है वो बी स्टेट में भी हो सकता है, बी स्टेट में भी हो सकता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो पार्टिकल है वो ए स्टेट में है। तो ए स्टेट में है तो इसका मतलब क्या है, जो बोसॉन्स का वेव फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं फर्मियन का केस लेके चलूँ, मैंने ये एज्यूम किया कि वो पार्टिकल है आइडेंटिकल है तो मैं उसको मान लेती हूँ कि वो स्टेट ए स्टेट में है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। फर्मियंस के लिए जो वेव फंक्शन होगा 0, वो वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 2 पार्टिकल हैं वो सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यही हमारा पोलिस प्रिंसिपल का रूल था कि 2 पार्टिकल हैं वो सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते।